दोस्तों, आज के समय में इंडिया दुनिया में स्टार्टअप्स का हब बन चुका है। हर तरफ यंग जनरेशन के बच्चे अपने अपने आइडियाज से दुनिया को बदलने के लिए देश के कोने कोने से निकल कर आ रहे हैं और खुद को साबित करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। अभी कुछ साल पहले ही की बात है जब लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर होने का मतलब होता था स्ट्रगल भरी जिंदगी और आखिर में नाकामयाबी। लेकिन पिछले 4-5 सालों से एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर अपने खुद के बिजनेस आइडियाज पर काम कर रहे हैं और नई नई कंपनियां स्टैब्लिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस ऑडियो बुक में एक ऐसे ही बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने देश के 200 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया से मशहूर हुए शार्क अनुपम मित्तल की। अनुपम मित्तल ने इंडिया में उस वक्त इंटरनेट कंपनियां बनाना शुरू कर दिया था जब इंडिया में इंटरनेट आम आदमी के हाथों तक पहुंचा भी नहीं था। लेकिन अनुपम की दूर की ही सोच थी जिसने उन्हें साल 1998 में ही इंडिया की पहली शादी से जुड़ी वेबसाइट शादी.com बनाने में मदद की। अनुपम के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर बिजनेस में होने वाले बड़े फेरबदल और नए नए इनोवेशंस को पहले से ही पहचान लेते हैं। आज के समय में इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के क्रेज को देखकर लोग भले ही हैरान हों, लेकिन अनुपम ने पहले ही यह अंदाजा लगाते हुए कह दिया था कि आने वाला नया समय एंटरप्रेन्योरशिप के नाम होने वाला है। हमेशा से वक्त से आगे चलने वाले अनुपम ने खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप उस वक्त में शुरू की थी जब इसका कॉन्सेप्ट भी सही से लोगों को नहीं पता था। इसी तरह आज देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच एंजल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत फेमस हो रहा है। लेकिन अनुपम मित्तल ने तो एंजल इन्वेस्टिंग भी लगभग 15 साल पहले ही शुरू कर दी थी। अनुपम ने जब अपना पहला एंजल इन्वेस्टमेंट किया था तो उन्हें खुद भी ये पता नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उसे एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। अनुपम मित्तल की इस बड़ी कामयाबी और काबिलियत को देखते हुए लोग अक्सर ये समझ बैठते हैं कि उनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं रहा होगा। लेकिन अनुपम की कहानी वाकई में जमीन से जुड़े एक व्यक्ति की आसमान तक के सफर तय करने की कहानी है। इस सफर में अनुपम कई बार आसमान पर पहुंचे तो कई बार लौटकर जमीन पर आ गिरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कुल मिलाकर कहा जाए, अनुपम का बिजनेस और पर्सनल लाइफ में कामयाबी का सफर हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल और मोटिवेशन बन सकता है। अनुपम मित्तल की जिंदगी के सफर से हर कोई सीख ले सकता है, चाहे वो एक नौजवान एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट हो या फिर 9 से 5 की जॉब करने वाला कोई आम व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं कुकू एफएम की इस खास पेशकश को। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, ये बात है साल 1971 की। साउथ मुंबई के कफ परेड में रहने वाले गोपाल मित्तल की पत्नी भगवती मित्तल 23 दिसंबर को एक बेटे को जन्म देती हैं। मित्तल परिवार घर के इस नए मेहमान का नाम अनुपम गोपाल मित्तल रखते हैं। अनुपम के पिता गोपाल मित्तल ने उस वक्त तक मुंबई में अपने पांव एक बिजनेसमैन के तौर पर अच्छी तरह जमा लिए थे। राजस्थान के राजगढ़ से आए गोपाल मित्तल कपड़े का कारोबार कर रहे थे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने डोंबिवली और भिवंडी में फैक्ट्री लगाने में कामयाबी हासिल कर ली। गोपाल मित्तल के कपड़ों का कारोबार बेहतरीन चल रहा था और सभी को ये उम्मीद थी कि उनका बेटा अनुपम मित्तल अपने पिता की इसी विरासत को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अनुपम मित्तल के दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी तकदीर उसे कहाँ ले जाने वाली है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। नन्हे अनुपम के दिमाग में क्या चल रहा है ये भले ही कोई ना जानता हो, लेकिन अनुपम का दिमाग तेज बहुत चलता है। इसका एहसास शायद सबको उसके बचपन में ही हो गया था। बचपन में थोड़े शर्मीले रहे अनुपम के अंदर एक खासियत ये थी कि वो नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए बेहद एक्साइटेड रहते थे। उनकी ये आदत कई बार घर वालों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती थी। जब कभी परिवार के साथ अनुपम फिल्म देखने के लिए जाते थे तो वो इतने सवाल करते थे कि उनके माँ बाप को सुकून से फिल्म देखने का मौका ही नहीं मिलता था। अनुपम की माँ अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन आगे चलकर उनकी यही आदत उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। मुंबई का कफ परेड, जहां पर अनुपम का बचपन बीता, केवल साउथ मुंबई ही नहीं
बल्कि पूरे मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक माना जाता है। आज भले ही कफ परेड की सड़कों पर काफी गहमा गहमी और ट्रैफिक देखने को मिलता है, लेकिन अनुपम के बचपन में वहां की सड़कें काफी शांत रहा करती थी और अनुपम इन्हीं सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो अनुपम का मन उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगता था। अभी भी अनुपम मित्तल का यही कहना है कि स्कूल के अंदर से ज्यादा स्कूल के बाहर जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई को तरजीह देना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स का समय आया, तो अनुपम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि बिना पढ़ाई की जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल है। कड़ी मेहनत करते हुए अच्छे नंबरों से 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स अनुपम ने पास कर लिए। स्कूल के दिनों से ही अनुपम के दिमाग में बिजनेस आइडियाज आना शुरू हो चुके थे। स्कूल में अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक बुक क्लब की शुरुआत की। हालांकि ये बुक क्लब बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इससे ये साफ हो गया था कि अनुपम बिजनेस के लिए ही बने हैं। बुक क्लब कामयाब ना होने के बाद अनुपम ने अपनी सोसाइटी में एक स्पोर्ट्स क्लब बनाने का फैसला किया। स्पोर्ट्स क्लब बनाने के पीछे कोई बिजनेस आइडिया तो नहीं था, मगर अनुपम चाहते थे कि उनके और उनके दोस्तों के लिए खेलने का सामान इकट्ठा किया जाए। इसी आइडिया के साथ उन्होंने स्पोर्ट्स क्लब बनाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने पूरी सोसाइटी से चंदा लिया और टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसे अलग अलग खेलों को खेलने का सामान खरीद लाए। अनुपम का बनाया हुआ यह स्पोर्ट्स क्लब आज भी चल रहा है। बुक क्लब और स्पोर्ट्स क्लब बनाने के पीछे अनुपम का आइडिया पूरे तरीके से बिजनेस करने का भले ही ना हो, लेकिन एक तरीके से ये दोनों उनके लिए एक्सपेरिमेंट साबित हुए। ये एक्सपेरिमेंट उन्हें जिंदगी में आगे बिजनेस के लिए तैयार कर रहे थे। अनुपम को अपनी जिंदगी में पहली बार बिजनेस को करीब से देखने का मौका मिला, और ये मौका उन्हें अपने पिता की फैक्ट्रियों में मिला। अनुपम का कहना है कि बचपन में जब वो अपने पिता की उंगली को थामकर कपड़े की फैक्ट्री में जाते थे और हैंडलूम को चलता हुआ देखते थे, शायद तभी उनके दिमाग में ये बात तय हो चुकी थी कि आगे चलकर उन्हें बिजनेस की फील्ड में ही कुछ करना है। हाई स्कूल का एग्जाम पास करने के बाद अनुपम के लिए बिजनेस को करीब से जानने का पहला मौका सामने आया। वैसे अनुपम के लिए बिजनेस के करीब ले जाने वाले पहले मौके का क्रेडिट काफी हद तक उनके माँ बाप को जाना चाहिए, क्योंकि बचपन में शर्मीले रहे अनुपम 14 साल की उम्र के बाद से ही काफी खुल चुके थे और अपनी शैतानियों के लिए मशहूर भी हो चुके थे। अनुपम को जब मोटरसाइकिल चलाने का शौक हुआ, तो उन्होंने यामाहा RZ बाइक खरीदी, जिसे वो मरीन ड्राइव पर 100 के ऊपर की रफ्तार से चलाया करते थे। तेज रफ्तार से बाइक चलाने के अलावा वो अपनी बाइक से स्टंट करने के लिए भी जाने जाते थे। अनुपम बताते हैं कि वो अक्सर अपनी बाइक से व्हीली स्टंट करके बाइक का अगला पहिया सरकारी बसों पर चढ़ा देते थे, जिससे बस में मौजूद कुछ लोग डर जाते थे तो कुछ लोग तालियां बजाते थे। बाइक चलाने का ये शौक अनुपम पर कई बार भारी भी पड़ा और उन्हें एक्सीडेंट से चोटें भी लगी। इसीलिए जब अनुपम का हाई स्कूल पास हो गया, तो उनके माँ बाप ने शायद ये सोचा कि अनुपम के लिए कारोबार से जुड़ने का ये बिल्कुल सही वक्त है। रोजाना 3 से 4 घंटे का कॉलेज करने के बाद अनुपम सीधे डोंबिवली में मौजूद अपने पिता की फैक्ट्री पर जाने लगे। अनुपम अब चाहकर भी फैक्ट्री के बजाय कहीं और नहीं जा सकते थे, क्योंकि डोंबिवली में जहां अनुपम के पिता की फैक्ट्री थी, वहीं पर उनकी नानी का घर भी था। अगर अनुपम डोंबिवली ना जाकर कहीं और जाते, तो अनुपम की नानी घर पर फोन करके उनकी मां को खबर दे सकती थी। थोड़ा मजबूरी में ही सही, लेकिन अनुपम ने फैक्ट्री के जरिए कारोबार को करीब से जानने की शुरुआत कर दी थी। अनुपम जब फैक्ट्री रोजाना जाने लगे, तो उनके पिता ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो रोज शाम को फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट उन्हें उनके जवेरी बाजार में मौजूद ऑफिस में आकर दें। अनुपम के पिता ने शायद अनुपम को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी इसीलिए दी थी ताकि अनुपम बिजनेस को और बारीकी से समझ सकें। अनुपम के लिए चर्च गेट पर मौजूद कॉलेज से डोंबिवली जाना और फिर डोंबिवली से जवेरी बाजार जाना बेहद थका देने वाला होता था। उनका पूरा दिन इसी में निकल जाता था। लेकिन फैक्ट्री जाने का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो अनुपम को अपने काम के लिए मेहनत करने का जज्बा समझ में आ चुका था। इसी के साथ साथ अनुपम को इस बात का भी एहसास हो गया कि उनके पिता का काम उनके लिए नहीं बना है,
शायद वो अपने पिता के काम के साथ जुड़कर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो अपने लिए एक अलग और नई पहचान नहीं बना सकते थे। कपड़े के कारोबार में उन्हें हमेशा उनके पिता की परछाई के तौर पर ही देखा जाता था। अनुपम ने कहा कि उन्हें कपड़े का यह कारोबार समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने खुद का अपना अलग काम शुरू करने का फैसला किया। खुद के लिए अपना काम और अपना नाम तलाशने की बात को तय कर चुके अनुपम का पहला बिजनेस कामयाब रहता है या नहीं, और किस तरह अनुपम को पहली कमाई हासिल होती है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं शार्क टैंक्स अनुपम मित्तल के अगले एपिसोड की ओर। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। अपने पिता के साथ कारोबार में कुछ दिन साथ देने के बाद अनुपम ने आखिरकार खुद की पहचान बनाने के लिए अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए अनुपम ने अपने एक दोस्त के साथ इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस करने का फैसला किया, लेकिन कामयाबी इतनी जल्दी अनुपम के हाथ नहीं लगने वाली थी। अनुपम ने इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू किया और इंटीरियर डिजाइनर्स के पास जा जाकर अपना सामान बेचने की कोशिश करने लगे। लेकिन अनुपम अभी भी लड़कपन के दौर से गुजर रहे थे और उनका खुद भी यही मानना था कि उस दौर में वो पूरे तरीके से अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे थे। इंटीरियर डेकोरेशन का काम अनुपम ने पूरी तरह सीरियस होकर शुरू किया, लेकिन इसी बीच उनका ध्यान बदमाशी में भी लगा रहता था। यही वजह रही कि इंटीरियर डेकोरेशन का ये पहला बिजनेस नाकामयाब हो गया। लेकिन नाकामयाबियां अनुपम को रोकने वाली नहीं थी, बल्कि अनुपम तो इन्हीं नाकामयाबियों की सीढ़ियां चढ़कर कामयाब होने निकले थे। ऐसा कहा भी जाता है कि कामयाबी से ज्यादा नाकामयाबियां जिंदगी में सीख देती हैं, और जो नाकामयाबियों से सीखता है आखिर में वही कामयाब भी होता है। अनुपम जब क्लास 12th में पहुंचे तो उन्हें अपनी पहली कमाई हासिल हुई, लेकिन ये कमाई जिस फील्ड से आई थी उसकी उम्मीद ना तो खुद अनुपम को थी और न ही शायद उनके आसपास भी किसी ने इसके बारे में सोचा होगा। इंटीरियर डेकोरेशन का काम बंद होने के बाद अनुपम की मुलाकात संजय नागपाल से हुई। संजय नागपाल अनुपम के पिता के अच्छे दोस्त थे और जाहिर तौर पर अनुपम से उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद अनुपम और संजय के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। संजय एक एड कंपनी के मालिक थे और टीवी के लिए एडवर्टीजमेंट्स बनाया करते थे। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में संजय ने अनुपम से कहा कि वो उन्हें अपने एक एड में बतौर एक्टर लेना चाहते हैं। संजय का ऑफर सुनकर अनुपम खुद भी बहुत हैरान हुए, लेकिन जैसे ही उन्हें संजय ने बताया कि उन्हें इस एक्टिंग के बदले पैसे मिलने वाले हैं, तो वो झट से एड में काम करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह एक्टिंग के जरिए अनुपम को अपनी पहली कमाई हासिल हुई। अनुपम को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का काम पसंद आने लगा और उन्होंने अपने दोस्त संजय से कहा कि क्या वो उन्हें अपनी कंपनी में एक नौकरी दे सकते हैं। संजय उन्हें नौकरी देने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अनुपम को मार्केटिंग और कॉपीराइटिंग से जुड़े नियम कायदे सिखाना शुरू कर दिए। उस समय में अनुपम को लगभग 1500 रुपए की तनख्वाह हर महीने मिलती थी। भले ही यह सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसने अनुपम के कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की। अनुपम अभी एड एजेंसी के साथ काम कर ही रहे थे कि उनके पास जिंदगी में पहली बार एक बड़ी रकम कमाने का मौका मिला। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से अनुपम ने जर्मनी की एक कंपनी से 20 लाख कॉटन के बैग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 2 करोड़ से ज्यादा थी। अनुपम की उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई थी और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अनुपम के अंदर के बिजनेसमैन का असली एग्जाम तो अब शुरू होने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त अनुपम ने यह हिसाब लगा लिया था कि अगर सब कुछ सही गया तो उन्हें लगभग 20 से 30 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कामयाबी के साथ पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनके पिता पहले से ही फैब्रिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो उनके अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। अनुपम मित्तल अपनी जिंदगी के पहले बड़े बिजनेस को कामयाब बनाने में लग गए थे। उन्होंने मुंबई की अलग अलग फैक्ट्रियों में जाकर 1-2 लाख बैग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद अनुपम लगातार फोन पर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते थे कि उन्होंने कितने बैग बना लिए हैं।
सभी कॉन्ट्रैक्टर्स यही रिपोर्ट दे रहे थे कि प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा था। कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी में अभी लगभग 2 महीने का वक्त बचा था। तभी एक दिन अनुपम ने सोचा कि उन्हें खुद जाकर देखना चाहिए कि बैगों का प्रोडक्शन और उसकी हालत क्या है। अनुपम ने जब खुद अपनी आंखों से फैक्ट्रियों में जाकर हालात देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि फोन पर लगातार उनसे झूठ बोला जा रहा था और कुल कॉन्ट्रैक्ट का 10% प्रोडक्शन भी पूरा नहीं हो पाया है। अब अनुपम के दिमाग से मुनाफे का ख्याल तो दूर हो ही चुका था और उसकी जगह अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि क्या वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। 2 महीने से भी कम वक्त में अनुपम के सामने अपने कॉन्ट्रैक्ट का 90% काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। अनुपम ने दिन में 18-18 घंटे काम करके अपनी नज़रों के सामने प्रोडक्शन यूनिट में काम करवाया और आखिरकार 20 लाख बैग बनवाने में कामयाब हो गए। उस समय अनुपम को इतनी मेहनत से काम करते हुए देखकर उनकी मां को भी विश्वास हो गया कि दिन भर आवारा गर्दी करने वाला उनका लड़का वाकई में जिम्मेदारी उठाना और मेहनत करना जानता है। बैग का प्रोडक्शन पूरा करने का एग्जाम पास करने के बाद भी अनुपम की सारी मेहनत आखिर में बेकार हो गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उन्हें फायदा होने के बजाय घाटा उठाना पड़ गया। अनुपम के लिए उनके बिजनेस के सफर में ये एक और मायूसी थी। अब अनुपम इंडिया में बिजनेस के तरीकों से परेशान हो चुके थे। वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे थे और इसी नएपन की खोज में उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो यूरोप जाकर बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। अनुपम अपनी जिंदगी में पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे थे, जहां से उनकी जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। तो देश से बाहर अनुपम का पहला सफर उनके लिए कामयाबी लाता है या नाकामयाबी, ये हम जानेंगे अपने शार्क टैंक्स अनुपम मित्तल के अगले एपिसोड में। कॉटन बैग के कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान होने के बाद अनुपम मित्तल बेहद मायूस हो गए थे, लेकिन अनुपम का जिद्दीपन उन्हें हार मानने की बजाय नए रास्ते खोजने के लिए मोटिवेट कर रहा था। अनुपम ने फैसला किया कि बिजनेस में नए मौके ढूंढने के लिए उन्हें इंडिया से बाहर जाना चाहिए। अनुपम के दिमाग पर बिजनेस करने का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था और उनका ध्यान पढ़ाई से भी हटने लगा था। उस वक्त अनुपम ने अपनी पढ़ाई छोड़कर यूरोप जाने का फैसला लिया ताकि अपने बिजनेस के लिए नए मौकों की तलाश की जा सके। आंखों में कामयाबी के सपने सजाए अनुपम यूरोप के लिए रवाना हो गए, मगर यूरोप भी उनके सपनों के लिए कोई सपनों की नगरी साबित नहीं हुआ। लगभग 6 महीने यूरोप में बिताने के बाद अनुपम को जब अपने लिए कोई मौका नजर नहीं आया तो उन्होंने यूरोप से भी नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अनुपम यहां पर भी अपनी कामयाबी को अपने पास आने से रोकने वाले नहीं थे। अब उन्होंने एक नया मौका ढूंढने के लिए अमेरिका को चुना। अनुपम ने अपने माता पिता से कहा कि वे उन्हें केवल टिकट के पैसे और थोड़ा बहुत खर्चा दे दें, बाकी वो अमेरिका जाकर खुद अपने लिए कमाई कर लेंगे। अनुपम को अपने ऊपर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ अनुपम ने अमेरिका का अपना सफर शुरू कर दिया। अनुपम अमेरिका के शहर बॉस्टन पहुंचे और यहां नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दिया। अनुपम के पास माँ बाप के दिए हुए गिने चुने पैसे थे और जिन्हें उन्हें बेहद संभाल के खर्च करना था। इंडिया से अमेरिका आना अनुपम के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां उन्हें अमेरिका का सिस्टम समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो वहीं दूसरी तरफ नौकरी हासिल करने में भी अनुपम को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अनुपम को अमेरिका में रहते हुए अब 2 महीने बीत चुके थे। इस वक्त तक उनके पास माँ बाप के दिए हुए पैसे भी खत्म होने लगे थे। ऐसी हालत में अनुपम ने वापस इंडिया जाने का फैसला किया, लेकिन इंडिया के लिए रिटर्न फ्लाइट में बैठते वक्त अनुपम ने यह तय कर लिया कि उन्हें वापस इस देश में लौटना है और अपने लिए यहाँ एक अलग जगह बनानी है। वहीं इस बार जब अनुपम वापस इंडिया लौटे तो उन्होंने अपने माँ बाप से कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बातचीत नहीं की, बल्कि उन्होंने उनसे ये कहा कि वो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने तय कर दिया था कि वो अपने आगे की पढ़ाई अब अमेरिका से ही पूरी करेंगे। अनुपम के माँ बाप थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी अनुपम की ये बात मान ली।
अनुपम ने भी दिन रात जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की और अपने एग्जाम में पास हुए। इससे अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन का रास्ता साफ हो गया था और उन्हें वहां पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। मगर अनुपम को स्कॉलरशिप तो मिल रही थी, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे बचाकर अपने लिए एक कार खरीदने का फैसला किया। उन्होंने जो कार खरीदी वो कोई ऐसी वैसी कार नहीं थी, बल्कि वो कार उस समय में दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक मानी जाती थी। उस कार का नाम था मित्सुबिशी 3000 GT V4। अनुपम का दोबारा अमेरिका जाने का सपना पूरा हो चुका था और उन्होंने बॉस्टन कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। साल 1994 में अनुपम मित्तल ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में MBA की डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। अनुपम जब बॉस्टन कॉलेज पहुंचे तो वहां के माहौल ने उन्हें हैरान कर दिया। बॉस्टन कॉलेज इंडिया के कॉलेजों से बिल्कुल अलग था। अनुपम ने वहां देखा कि क्लास में टीचर की कही हुई बात पत्थर की लकीर नहीं होती थी, बल्कि स्टूडेंट्स उनकी बात पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं या अपने सजेशंस टीचर के सामने खुलकर रख सकते हैं। इसके ठीक उल्टा इंडिया में टीचर की स्टूडेंट्स पर पूरी अथॉरिटी होती थी और स्टूडेंट्स टीचर के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अनुपम बॉस्टन कॉलेज में अपनी पहली क्लास ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स खुलकर क्लास के बीच में अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। कई बच्चे तो टीचर के आइडिया या टॉपिक से बिल्कुल उल्टे आइडियाज क्लास के साथ शेयर कर रहे हैं। ये सब देखकर अनुपम को बहुत ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर बहुत खुशी थी कि अब से वो भी अपने मन के सवालों और आइडियाज को खुलकर क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें रोका भी नहीं जाएगा। इस तरह की पढ़ाई का माहौल अनुपम के लिए बिल्कुल नया था और अनुपम को अब कॉलेज जाने में मजा आने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनुपम को बचपन से ही सवाल पूछने का बहुत शौक था और बोस्टन कॉलेज के प्रोफेसर्स उन्हें सवाल पूछने के लिए पूरी आज़ादी दे रहे थे। बोस्टन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अनुपम का कॉन्फिडेंस खुद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्हें अपने आइडियाज़ पर भी ज़्यादा भरोसा होने लगा। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बोस्टन कॉलेज ने अनुपम के नज़रिए को पूरे तरीके से बदल दिया था। शुरुआत में जब अनुपम बोस्टन जा रहे थे तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कॉलेज की डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें अमेरिका में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन बोस्टन की कॉलेज की पढ़ाई का अनुपम पर काफ़ी असर हुआ और जब उन्होंने साल 1997 में अपनी डिग्री पूरी कर ली तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इंडिया जाने से पहले उन्हें एक प्रोफेशनल की तरह काम करने के तौर तरीकों को सीखना चाहिए। कॉलेज से निकलने के बाद अनुपम मित्तल ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम की एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब अनुपम ने माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी को ज्वाइन किया तो उस वक्त इसकी मार्केट कैप लगभग $100 मिलियन थी। अनुपम इस कंपनी के साथ प्रोडक्ट एनालिस्ट के तौर पर जुड़े थे, जो कि कंपनी में सबसे शुरुआती पोजीशन हुआ करती थी। अनुपम तेजी से अपनी पोजीशन को ऊपर पहुंचाने का तरीका ढूंढ रहे थे कि उसी वक्त कंपनी के CEO ने कंपनी के लिए एक इंटरनेट स्टार्टअप शुरू करने का प्रपोजल रखा। अनुपम ने इंटरनेट के बारे में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, तो उन्होंने तुरंत अपनी कंपनी के CEO से बात की और उस इंटरनेट स्टार्टअप के साथ जुड़ गए। अनुपम को दिख रहा था कि इस कंपनी में तेजी से ग्रोथ की जा सकती है, जिसके बाद वो जल्दी ही कंपनी के सीनियर मेंबर भी बन जाएंगे। इस तरह अनुपम के दोस्त भी उन्हीं के इंटरनेट स्टार्टअप में जुड़ गए। इंटरनेट स्टार्टअप के साथ जुड़ने के लिए एक टेस्ट था, जिसमें अगर कंपनी फेल हो जाती तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। सिर्फ यही नहीं, स्टार्टअप के साथ जुड़ने की वजह से अनुपम की सैलरी भी कम हो गई थी, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से उन्हें कंपनी के कुछ स्टॉक्स मिल गए। अनुपम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी के लिए strategy.com की शुरुआत की और पूरी मेहनत के साथ उस वेबसाइट को डेवलप करने पर लग गए। जिस वक्त अनुपम ने कंपनी की वेबसाइट बनाई, उसके कुछ वक्त बाद ही अमेरिका में .com बूम की शुरुआत हुई। .com बूम अमेरिका में उस समय को कहा जाता है जब इंटरनेट पर कंपनियां तेजी से अपनी जगह बनाने लगीं और इससे खूब प्रॉफिट भी कमाने लगीं। स्टॉक मार्केट में इन इंटरनेट कंपनियों के स्टॉक्स आसमान छू रहे थे। .com बूम से पहले जब अनुपम ने माइक्रो स्ट्रेटेजी को ज्वाइन किया
तो उस वक्त उनकी मार्केट कैप $100 मिलियन थी। लेकिन डॉट कॉम बूम की शुरुआत होते ही कंपनी की मार्केट कैप $40 बिलियन हो गई। देखते ही देखते अनुपम और उनके दोस्त बेहद कम उम्र में करोड़ों रुपयों के मालिक हो गए। अनुपम और उनके दोस्तों के सिर पर पैसों का नशा सिर चढ़कर बोलने लगा। वैसे तो अनुपम की कंपनी की ज्यादातर मार्केट कैप स्टॉक्स की ऊंची कीमतों की बदौलत थी, इसलिए ज्यादातर पैसा भी केवल कागजों पर ही था। लेकिन अनुपम और उनके दोस्तों को लगा कि उनकी कंपनी के स्टॉक्स इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि अब वो कभी भी नीचे नहीं आने वाले। अनुपम अपने दोस्तों और कंपनी के साथियों के साथ मिलकर जमकर पार्टियां किया करते थे। ये पार्टियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं होती थी, बल्कि अनुपम बताते हैं कि वो अपनी पार्टियों के लिए पूरे पूरे फुटबॉल स्टेडियम रेंट पर ले लिया करते थे। क्रूज की सैर, महंगी कारें, ये सब अनुपम और उनके दोस्तों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। लेकिन तभी साल 2000 के आसपास इंटरनेट का बुलबुला फूट गया और इंटरनेट कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरीके से गिरने लगे। अनुपम और उनके दोस्तों की किस्मत भी आसमान से जमीन पर आ गिरी। हालात ऐसे हो गए कि करोड़ों के मालिक अनुपम के ऊपर उधार पड़ने लगा। अनुपम की जेब में अब कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यही सही वक्त है इंडिया वापस जाकर अपना खुद का काम शुरू करने का। वैसे तो जब अनुपम की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, तो उसके बाद भी अनुपम को कुछ दूसरी कंपनियों से जॉब के ऑफर भी आने लगे थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उन्हें को फाउंडर के तौर पर अपने स्टार्टअप से जोड़ना चाहते थे। लेकिन अनुपम ने तय कर लिया था कि अब वो वापस इंडिया जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने पर ध्यान देंगे। साल 1998 में अमेरिका में खूब धमाल मचाने के बाद अनुपम साल 2000 में वापस इंडिया लौट आए। उसी दौरान अनुपम ने अपने कजिन्स के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। अनुपम एक बड़े बिजनेस प्लान का सपना लेकर इंडिया लौटे थे। तो आखिर क्या था बिजनेस प्लान और कौन सी थी वो कंपनी जिसे अनुपम ने 1998 में शुरू किया था? इस कंपनी को अनुपम कामयाब बना पाते हैं या नहीं, ये सारी बातें हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, जैसा कि हम जान चुके हैं कि साल 2000 में इंटरनेट बबल के फूटने के साथ ही अनुपम की करोड़ों रुपयों की दौलत देखते ही देखते खत्म हो गई और उनके ऊपर उधार पड़ने लगा। अब अनुपम के सामने अपना उधार चुकाने की चुनौती थी और साथ ही साथ उन्हें दोबारा से अपने लिए एक बिजनेस शुरू करना था। साल 2000 में मिले झटके से किस तरीके से अनुपम खुद को निकाल कर लाए, इसे समझने के लिए हमें 2 साल पीछे साल 1998 में जाना होगा। अमेरिका में जब अनुपम का काम बेहतरीन चल रहा था और वो अपनी ट्रेड कंपनी के साथ करोड़ों रुपए कमा रहे थे, उसी दौरान अनुपम छुट्टी लेकर इंडिया वेकेशन पर आए थे। अपनी उन्हीं छुट्टियों में अनुपम ने देखा कि इंडिया में इंटरनेट अभी भी ना के बराबर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इंटरनेट हर तरफ छाया हुआ था। इसी को देखकर अनुपम ने ये अंदाजा लगाया कि आने वाले वक्त में इंडिया में भी अमेरिका की तरह इंटरनेट का जादू सिर चढ़कर बोलने वाला है। अनुपम ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि जिस तरीके से अभी बाजार में इंटरनेट कंपनियों की कमी है, उसका फायदा उठाते हुए एक इंटरनेट कंपनी की शुरुआत कर दी जाए तो अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर अनुपम ने सबसे पहले सत्या नेट सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी शुरू की जो वेब डेवलपमेंट का काम करती थी। सत्या नेट सॉल्यूशंस के जरिए अनुपम इंडिया में अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डेवलप करते थे। अनुपम की इस कंपनी को चलाने में उनके कजिन्स आनंद और पूजा ने उनकी काफी मदद की। साल 1998 की वेकेशन के दौरान अनुपम अपने पिता के ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने खुद को अनुपम के पिता का बचपन का दोस्त बताया। उससे बातचीत करते वक्त अनुपम को समझ में आ गया कि वो आदमी किस लिए वहां आया था। दरअसल वो आदमी अनुपम से मिलने इसलिए आया था क्योंकि वो उन्हें शादी के लिए रिश्ते दिखाना चाहता था। उस आदमी ने अनुपम को अलग अलग परिवारों की कुछ लड़कियों के बायोडेटा दिखाए, लेकिन अनुपम को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उस वक्त वो शादी करना नहीं चाहते थे। अनुपम ने जैसे तैसे उस आदमी से पीछा छुड़ाया, लेकिन उससे बातचीत के दौरान ही अनुपम के दिमाग में यह आइडिया आया कि अगर उस आदमी के पास मौजूद सभी रिश्तों का बायोडेटा
इंटरनेट पर डाल दिया जाए तो लोगों को रिश्ता ढूंढने में कितनी आसानी होगी। इसी आइडिया के साथ अनुपम ने सगाई.com नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की। इस तरह साल 1998 में अनुपम सगाई.com और सत्या नेट सॉल्यूशंस दोनों की शुरुआत कर चुके थे। लेकिन उस वक्त अमेरिका में अनुपम की कंपनी भी अच्छे वक्त से गुजर रही थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि इन दोनों कंपनियों में से सगाई.com का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, जिससे उनकी कमाई ना के बराबर होती थी। दूसरी तरफ उनकी ज्यादातर कमाई सत्या नेट सॉल्यूशंस के जरिए ही हो रही थी। इसी को देखते हुए अनुपम ने इन दोनों कंपनियों को संभालने की जिम्मेदारी अपने दोनों कजिन्स पूजा और आनंद को दे दी और वापस अमेरिका चले गए। मगर 2 साल बाद एक ऐसा वक्त आ चुका था जब अनुपम अपना सब कुछ खो चुके थे और पूरी तरह उधार में डूबे हुए थे। अपने उसी मुश्किल वक्त में उन्होंने दोबारा इंडिया की तरफ मुड़कर देखा और साल 1998 में उन्होंने जो 2 कंपनियां वेकेशन में यूं ही शुरू कर दी थी, वही उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आईं। इंडिया लौटकर अनुपम सत्या नेट सॉल्यूशंस और सगाई.com पर मेहनत करने लगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अनुपम अमेरिका में अपने उधार को चुकाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें अपनी पसंदीदा कार मित्सुबिशी भी बेचनी पड़ी, जो उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे बचाकर खरीदी थी। फिलहाल उनकी कंपनी सत्या नेट सॉल्यूशंस अभी भी वेब डेवलपमेंट के जरिए अनुपम को ठीक ठाक कमाई करके दे रही थी। दूसरी तरफ सगाई.com पर भी धीरे धीरे लोग रिश्ते ढूंढने के लिए आने लगे थे। लेकिन सगाई.com पर आने वाला ज्यादातर ट्रैफिक विदेशों में रहने वाले इंडियंस का होता था। उस वक्त सगाई.com पर पैसे देकर रिश्ते लिस्ट करवाने वाले लोगों के मामले में अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में रहने वाले इंडियंस ज्यादा थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उस वक्त इंटरनेट इंडिया में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था और जो इंडियंस विदेशों में रह रहे थे उन्हें इंटरनेट मिल चुका था। सगाई.com की बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए अनुपम ने वेबसाइट का एक ऑफिस न्यूयॉर्क में भी शुरू कर दिया, ताकि विदेशों से आने वाले ट्रैफिक को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से अनुपम का प्लान था कि वो लंदन में भी वेबसाइट के लिए ऑफिस खोले, जिसमें भी वो कामयाब हुए। उस वक्त तक अनुपम को सगाई.com को एक बड़ी कंपनी बनाने का मौका नजर आने लगा। सगाई.com को कामयाब बनाने के लिए जब अनुपम ने काम करना शुरू किया तो कई लोग, खासतौर पर उनके रिश्तेदार, ये कहने लगे कि अनुपम को अपने पिता के साथ फैक्ट्री में ध्यान देना चाहिए और ये शादी कराने का काम पंडितों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अनुपम को अपने ऊपर पूरा भरोसा था और उन्हें किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर किसी की बात को नजरअंदाज करते हुए वो सिर्फ अपने मिशन को कामयाब बनाने में जुट गए। साल 2002 में अनुपम को लगा कि मार्केटिंग के लिहाज से सगाई.com बहुत अच्छा नाम नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह थी कि साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग सगाई का मतलब ही नहीं जानते थे। इसकी दूसरी वजह यह थी कि सगाई की इंग्लिश में अलग अलग स्पेलिंग लिखी जाती थी। इसी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। अनुपम अपनी वेबसाइट के लिए नए नए नाम सोचने लगे। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी कंपनी का नाम शादी.com रख लें। लेकिन अनुपम के लिए कंपनी का नाम सगाई.com से बदलकर शादी.com करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। अनुपम ने सगाई.com को शादी.com बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी हिम्मत और जुनून की गवाही देता है। जब अनुपम को अपनी वेबसाइट का नाम बदलकर शादी.com रखने का आइडिया आया तो उन्हें पता चला कि शादी.com नाम का डोमेन पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद रखा है। इसके बाद अनुपम खुद उस व्यक्ति के पास गए और उसके सामने शादी.com डोमेन नेम खरीदने का ऑफर रखा। तब उस व्यक्ति ने अनुपम से वो डोमेन नेम बेचने के बदले में $25,000 मांगे। $25,000 की रकम अनुपम के लिए उस वक्त बहुत बड़ी थी, क्योंकि अपने सारे बिजनेस मिलाकर उनके पास कुल $30,000 की रकम ही बची थी। अब अनुपम के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ शादी.com डोमेन नेम था और दूसरी तरफ अपने बिजनेस से कमाई हुई लगभग सारी रकम। ऐसे में अनुपम अगर अपने बिजनेस के सारे पैसे देकर वो डोमेन नेम खरीद लेते
तो उनके सामने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचते। लेकिन अनुपम इस बात को भी जानते थे कि अगर सगाई.com को एक बड़ी वेबसाइट में बदलना है तो इसका नाम बदलना भी उतना ही जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनुपम ने $25,000 की रकम देकर शादी.com डोमेन नेम खरीद लिया। इस तरह साल 2002 में सगाई.com शादी.com बन गया। अनुपम को अपनी वेबसाइट के लिए अब मनचाहा नाम मिल चुका था और उसे कामयाब बनाने के लिए वो पूरी जी जान के साथ मेहनत करने में लग गए, क्योंकि अब वो इस बिजनेस में अपनी लगभग सारी कमाई लगा चुके थे। विदेशों में रहने वाले इंडियंस, जो कि ज्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से थे, उन्हें बेहतर सर्विस देने के लिए अनुपम ने न्यूयॉर्क और लंदन में अपने ऑफिस शुरू किए। दोनों ऑफिसेज में काम सही से चल रहा था। इस बात को देखने के लिए अनुपम लगातार इंडिया से अमेरिका और अमेरिका से इंग्लैंड का सफर तय करते रहते थे। सगाई.com, जो अब शादी.com बन चुकी थी, उसके ऑफिस लंदन और न्यूयॉर्क में भी अच्छी तरह से चल रहे थे। लेकिन अब भी अनुपम को यह लग रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, जिस वजह से वेबसाइट उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही थी जिस तरीके से वो चाहते थे। अनुपम लगातार अपनी वेबसाइट में सुधार करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे थे। इसी दौरान अनुपम ने सोचा कि अगर वो कंपनी के बिजनेस मॉडल को ही बदल दें तो शायद और तेजी से वेबसाइट को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल साल 2003 तक शादी.com पर लोगों को अपना रिश्ता लिस्ट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ फीस देनी पड़ती थी। इस वजह से ऐसा भी होता था कि कई बार लोग फीस तो दे देते थे लेकिन उन्हें रिश्ते नहीं मिलते थे। ऐसा होने की वजह से लोगों को वेबसाइट पर भरोसा नहीं होता था और उन्हें लगता था कि उनके पैसे बेकार चले गए। इसी को देखते हुए अनुपम ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को बदलने का फैसला किया। साल 2003 में शादी.com के बदले हुए बिजनेस मॉडल में अब लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपना रिश्ता लिस्ट कर सकते थे और अपने पसंद के रिश्तों के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे। लोगों को जब अपने पसंद का रिश्ता मिल जाए और उनके साथ कनेक्शन बन जाए तो आगे की बातचीत के लिए पैसे देने पड़ते थे। साल 2003 में कंपनी के इस बिजनेस मॉडल को बदलने का फैसला अनुपम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। शादी.com के बिजनेस मॉडल को बदलने के साथ ही काफी ज्यादा लोगों का ट्रैफिक भी वेबसाइट पर आने लगा था। लोग अब तेजी से वेबसाइट पर रजिस्टर करने लगे थे, जिस वजह से वेबसाइट की ग्रोथ और रीच भी तेजी से होने लगी थी। इसी के साथ शादी.com अब सिर्फ विदेशों में रहने वाले इंडियंस तक ही नहीं बल्कि इंडिया के लोगों के बीच भी काफी पॉपुलर होने लगी थी। देखते ही देखते वेबसाइट पर इंडिया में रहने वाले लोगों का ट्रैफिक भी इतना बढ़ने लगा कि साल 2004 में अनुपम मित्तल को इंडिया में पूरे तरीके से सेटल होना पड़ गया। अनुपम मित्तल अब पूरी तरीके से इंडिया से आ रहे इस ट्रैफिक को संभालने में जुट गए। शादी.com का बिजनेस मॉडल बदलने के बाद कंपनी तेजी से प्रॉफिट कमाने लगी थी। इस वेबसाइट से अब हर महीने 20 से 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। यह सब इतनी तेजी से हो रहा था कि अनुपम खुद हैरान थे कि यह सब हो क्या रहा है। अनुपम को उम्मीद थी कि शादी.com एक बड़ी कंपनी बनेगी, लेकिन इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ग्रोथ का अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। शादी.com की गाड़ी तो अब चल निकली थी, लेकिन अभी भी रास्ते में कुछ रुकावटें आनी बाकी थी। अब अनुपम किस तरीके से शादी.com को आगे लेकर गए और उनके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आईं, ये जानने के लिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि शादी.com का बिजनेस मॉडल बदलने के बाद वेबसाइट इंडिया में तेजी से मशहूर होने लगी, लेकिन वेबसाइट के मशहूर होने के पीछे केवल बिजनेस मॉडल के बदलने का ही हाथ नहीं था। यहां पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि साल 2004 तक इंडिया में इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। उस समय याहू एक तरीके से आज का गूगल था, यानी अगर किसी को भी इंटरनेट में घुसना होता था तो याहू ही इंटरनेट का दरवाजा होता था। इंडिया में जितना भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता था उसमें से ज्यादातर याहू ब्राउजर के जरिए ही होता था। शादी.com ने याहू की इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने का प्लान बनाया। इस प्लान के अंदर
अनुपम और उनकी टीम ने याहू के साथ एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस पार्टनरशिप की वजह से याहू ब्राउज़र इस्तेमाल करने वाले लोग शादी डॉट कॉम के अलग अलग फीचर्स जैसे वेडिंग प्लानर, मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी, गिफ्टिंग और हनीमून ट्रेवल्स तक सीधे सीधे पहुंच सकते थे। अनुपम का ये मार्केटिंग आइडिया भी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, और जितने भी लोग इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, उनमें से ज़्यादातर लोग अब शादी डॉट कॉम के बारे में जान चुके थे। याहू के साथ पार्टनरशिप करना एक मास्टर स्ट्रोक की तरह था, जिसने इंडिया की लिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली पब्लिक का ध्यान शादी डॉट कॉम की ओर खींचा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था जब अनुपम ने अपने बेहतरीन मार्केटिंग माइंड का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले जब अनुपम अमेरिका में रहने वाले इंडियंस का ध्यान शादी डॉट कॉम की ओर खींचना चाह रहे थे, तब उन्होंने अमेरिका में चलने वाले सभी इंडियन टीवी चैनल्स पर लगातार अपने एडवर्टीजमेंट चलाए। इंडियन टीवी चैनल्स पर एडवर्टीजमेंट्स के अलावा अमेरिका में होने वाले इंडियन इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और मेलों में भी शादी डॉट कॉम का प्रमोशन करने के लिए अनुपम ने काफ़ी खर्चा किया। अमेरिका में इस तरीके के ज़बरदस्त प्रमोशन की वजह से शादी डॉट कॉम अमेरिका में रहने वाले इंडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच पाई। ऐसा करने से वहां पर भी वेबसाइट के लिए एक मार्केट तैयार हो गई। अमेरिका की मार्केट अपने लिहाज से तैयार कर लेने के बाद अनुपम शादी डॉट कॉम को इंग्लैंड ले गए और वहां भी अमेरिका में अपनाए हुए तरीकों की बदौलत शादी डॉट कॉम को मार्केट में मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। इसीलिए इंडिया में याहू के साथ पार्टनरशिप को कोई तुक्का नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ अनुपम के मार्केटिंग माइंड की एक और अचूक स्ट्रेटजी थी। याहू के साथ पार्टनरशिप के बाद भी शादी डॉट कॉम के लिए अनुपम कई अजीबोगरीब लेकिन बेहद कामयाब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेकर आए। जब इंडिया में स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप्स का ज़माना नहीं था, तो शादी डॉट कॉम ने वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप करके शादी डॉट कॉम ऑन वोडाफोन नाम की सर्विस लॉन्च की। वोडाफोन उस वक्त इंडिया के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स में से एक था। इस सर्विस के अंदर वोडाफोन के सिम इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स कॉल या एसएमएस के जरिए अपने मोबाइल पर शादी डॉट कॉम की सर्विसेज का फायदा उठा सकते थे। इस तरह इंटरनेट से दूर पब्लिक भी शादी डॉट कॉम तक पहुंच सकती थी। कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए अपनी सर्विस कस्टमर्स तक पहुंचाने के बाद अनुपम चाहते थे कि कस्टमर्स टीवी के जरिए भी वेबसाइट की सर्विसेज का फायदा उठाएं। इसके लिए अनुपम मित्तल ने एक और मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हुए शादी डॉट कॉम के डिश टीवी के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया। डिश टीवी ने शादी डॉट कॉम से पार्टनरशिप के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर शादी एक्टिव नाम की सर्विस शुरू कर दी। शादी एक्टिव की मदद से डिश टीवी का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने टीवी स्क्रीन पर शादी डॉट कॉम पर लिस्ट हुए रिश्तों की प्रोफाइल देख सकते थे। इतना ही नहीं, शादी डॉट कॉम ने मशहूर टीवी चैनल स्टार प्लस के साथ मिलकर एक रियलिटी शो भी लॉन्च किया, जिसका नाम था स्टार विवाह। इस तरीके की मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटजीज शादी डॉट कॉम को इंडिया में आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अहम किरदार निभा रही थी। अनुपम ने शादी डॉट कॉम के मार्केटिंग प्रमोशन के लिए दहेज, बाल विवाह और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी डॉट कॉम को अपनी तरक्की के सफर में किसी भी तरीके की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ा। शादी डॉट कॉम के कस्टमर बेस और यूजर एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए अनुपम मित्तल ने देश भर के अलग अलग शहरों में शादी सेंटर्स खोलने का फैसला किया। अनुपम को उम्मीद थी कि जो लोग इंटरनेट, मोबाइल और टीवी के जरिए शादी डॉट कॉम के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं या शादी डॉट कॉम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपने साथ लाने में शादी सेंटर एक अहम किरदार अदा कर सकता है। शादी डॉट कॉम ने देश के 70 अलग अलग शहरों में अपने 100 शादी सेंटर्स लॉन्च कर दिए। लेकिन ये शादी सेंटर उनकी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे सके और आखिर में कंपनी को अपने इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। इसी तरह साल 2015 में अनुपम ने शादी डॉट कॉम की वेबसाइट पर एक नया कैंपेन लॉन्च किया, जिसके जरिए वो इंडिया में दहेज के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहते थे। दहेज के खिलाफ अपनी कैंपेन के तहत अनुपम ने शादी डॉट कॉम वेबसाइट पर एक डॉरी कैलकुलेटर नाम से नया फीचर जोड़ दिया,
ये डॉरी कैलकुलेटर लड़के से उसकी एजुकेशन, सैलरी जैसी जानकारियां लेता था, लेकिन जैसे ही यूजर इन सारी जानकारियों को डालकर डॉरी कैलकुलेट करने के बटन पर क्लिक करता था, तो उसके सामने इंडिया में दहेज की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा सामने आ जाता था। इस तरह अनुपम अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को दहेज की वजह से औरतों के ऊपर होने वाले जुल्म और मौतों के प्रति जागरूक करना चाह रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग अनुपम के इस कैंपेन को समझ नहीं पाए और उनका मानना था कि ये एक बहुत ही इनसेंसिटिव कैंपेन चलाया जा रहा है। इस वजह से अनुपम और उनकी वेबसाइट शादी डॉट कॉम को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। शादी डॉट कॉम की कामयाबी के बाद अनुपम इंडिया में इंटरनेट की बढ़ती हुई ताकत को महसूस कर सकते थे। इंटरनेट की इस बढ़ती हुई दुनिया और इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए अनुपम को उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में इंटरनेट के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला था। इंडिया की इंटरनेट मार्केट में अपने आप को और मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए साल 2006 में अनुपम ने एक और इंटरनेट कंपनी लॉन्च कर दी। अनुपम ने उस कंपनी का नाम मौज डॉट कॉम रखा। ये कंपनी इंटरनेट गेमिंग से जुड़ी हुई थी। मौज डॉट कॉम को लॉन्च करने के बाद अनुपम ने एक और इंटरनेट कंपनी लॉन्च की जो घर खरीदने और बेचने से जुड़ी हुई थी। इस कंपनी का नाम अनुपम ने मकान डॉट कॉम रखा। साल 2006 में शादी डॉट कॉम इंडिया में इंटरनेट पर सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी थी। इसके साथ ही अनुपम मित्तल की बाकी की कंपनियों का बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। शादी डॉट कॉम को लेकर एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि शादी डॉट कॉम के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक अनुपम को बाहर से किसी भी तरह की फंडिंग लेने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन साल 2006 आते आते अनुपम ने सोचा कि कंपनी को अब एक नए लेवल पर ले जाने के लिए बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है। उन्होंने देखा कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए कई इन्वेस्टर्स कंपनियों में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए अनुपम ने शादी डॉट कॉम के लिए फंडिंग का पहला राउंड शुरू किया और कंपनी को इस राउंड के जरिए $20 मिलियन की रकम हासिल हुई। पहले राउंड की फंडिंग में शादी डॉट कॉम को सिकोया, सिलिकॉन वैली बैंक और इंटेल से फंडिंग मिली। उस वक्त ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कंपनियां भी शादी डॉट कॉम में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए बेताब थीं क्योंकि शादी डॉट कॉम पूरी तरीके से मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन चुकी थी। शादी डॉट कॉम की जितनी भी कमाई होती थी उसे उसमें से 1% भी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता था। इसे समझने के लिए आप एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां पर अगर ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी ₹100 का टिकट बेचती है तो उसमें से उस कंपनी की कमाई केवल ₹5 ही हो पाती है, क्योंकि बाकी का पैसा ज्यादातर एयरलाइंस या बस कंपनी के पास चला जाता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट अपनी कुल कमाई का लगभग 80% हिस्सा थर्ड पार्टी को देता है। इसीलिए भले ही टोटल रेवेन्यू के मामले में शादी डॉट कॉम इन कंपनियों से पीछे नजर आती हो, लेकिन असल में यही कंपनी इन सब से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में कामयाब थी। तो अब जब शादी डॉट कॉम अनुपम को अच्छा प्रॉफिट कमा कर देने लगी तो उनके अंदर का गाड़ियों का शौक दोबारा से जिंदा हो गया। पहली बार जब अनुपम अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे तब उन्होंने फरारी का ऑर्डर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो फरारी उन्हें मिल पाती, अमेरिका में उनकी कंपनी डूब गई। इस वजह से उन्हें अपनी फरारी का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उन्हें अपना उधार चुकाना था। मगर जब शादी डॉट कॉम से कामयाब होने के बाद अनुपम दोबारा करोड़ों रुपयों के मालिक हो गए थे। इस बार फिर से उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक बेहतरीन लग्जरी कार खरीदी और इसके बाद उन्होंने खुद का एक घर खरीदने का फैसला किया। अनुपम अपना घर ऐसी जगह पर नहीं लेना चाहते थे जहां से वो अपने माँ बाप से दूर हो जाएं। इसीलिए अनुपम ने उसी कफ परेड एरिया में अपना घर खरीदने का फैसला किया जहां पर उनके माँ बाप रहा करते थे और जहां की सड़कों पर खेलते हुए उनका बचपन बीता था। लेकिन अनुपम के लिए कफ परेड में घर ढूंढना उनके एजेंट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अनुपम की एक शर्त थी कि उन्हें अपार्टमेंट के टेरेस फ्लोर पर ही फ्लैट चाहिए। दरअसल अनुपम बताते हैं कि उन्हें क्लास्ट्रोफोबिया है, यानी उन्हें बंद जगहों पर रहने से डर लगता है।
इसी वजह से वो चाहते थे कि कफ परेड में किसी ऐसे अपार्टमेंट में फ्लैट लिया जाए जो सबसे ऊपर के फ्लोर पर हो, ताकि उन्हें खुली छत मिल सके। अनुपम के एजेंट को काफी ढूंढने के बाद एक ऐसा फ्लैट मिल गया जो कफ परेड में सबसे ऊपर के फ्लोर पर था। लेकिन वहां रहने वाली बूढ़ी औरत अपना फ्लैट बेचने को तैयार नहीं थी। अनुपम ने भी तय कर लिया था कि वो अपार्टमेंट सबसे ऊपर फ्लोर पर ही लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने एजेंट को हर महीने उस औरत के पास भेजा, ताकि उसे मनाकर अपार्टमेंट खरीदा जा सके। आखिर में उस बूढ़ी औरत ने अनुपम का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अनुपम को उनके पसंद का घर कफ परेड में ही मिल गया। दूसरी तरफ शादी.com की वजह से अनुपम को अब दोबारा अपनी पसंद की लग्जरी गाड़ी मिल चुकी थी और उन्होंने अपनी पसंद का घर भी खरीद लिया था। लेकिन साल 2008 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था। ये ट्विस्ट एक ऐसी चोट थी जो जिंदगी भर के लिए अनुपम पर अपने निशान छोड़ने वाली थी। साल 2008 में ऐसा क्या हुआ जिसने अनुपम को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पर बहुत बुरी चोट पहुंचाई? ये जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। साल 2007 तक अनुपम अपनी कंपनी शादी.com के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मार्केट में भी शादी.com एक उभरती हुई कंपनी थी जो साल 2007 में पहले राउंड की फंडिंग की मदद से $20 मिलियन हासिल कर चुकी थी। इसी फंडिंग की मदद से अनुपम ने मकान.com और मौज.com की भी शुरुआत कर दी थी। इन सारी कंपनियों को मैनेज करने के लिए अनुपम ने पीपुल्स ग्रुप नाम से एक पेरेंट कंपनी बनाई जिसके सीईओ वो खुद थे। साल 2008 आते आते अनुपम अपनी कंपनी के लिए दूसरी राउंड की फंडिंग जुटाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अनुपम की इंटरनेट कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फंडिंग एजेंसियां भी खुद ब खुद आगे आ रही थी। दूसरे राउंड की फंडिंग के लिए अनुपम ने इन्वेस्टर्स के साथ लगभग सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। फंडिंग के लिए जरूरी मानी जाने वाली टर्म शीट पर भी साइन हो चुके थे। इसके अलावा फंडिंग के लिए जितने भी एग्रीमेंट्स थे उन पर भी साइन हो चुके थे और यह तय हो चुका था कि अनुपम की कंपनी को $25 बिलियन मिलने वाले हैं। $25 मिलियन की रकम उस वक्त मार्केट में बहुत बड़ी हुआ करती थी और किसी भी कंपनी को इस तरह की रकम फंडिंग के जरिए आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। अगर आज के वक्त में देखा जाए तो ये रकम लगभग $200 मिलियन की फंडिंग के बराबर मानी जा सकती है। सेकेंड राउंड की फंडिंग के लिए अनुपम ने अगस्त 2008 में एक एग्रीमेंट और टर्म शीट साइन कर दी थी। अनुपम को उम्मीद थी कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में फंडिंग का पैसा उनके पास आने ही वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो कंपनी को आगे बढ़ाने लगे, जिससे कंपनी का खर्चा भी बढ़ने लगा। $25 बिलियन मिलने की उम्मीद में अनुपम अपनी कंपनी को लगातार बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन एग्रीमेंट के 1 महीने बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिला। अनुपम की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स अमेरिका से थे, जो लगातार अनुपम को 2 हफ्ते में पैसा भेजने की बात कहकर टाल रहे थे। अंत में अनुपम को सेकेंड राउंड इन्वेस्टमेंट का पैसा कभी नहीं मिला, क्योंकि साल 2008 में दुनिया भर की मार्केट मंदी का शिकार हो चुकी थी। इस मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और यही वजह है कि शादी.com में इन्वेस्ट करने वाले अमेरिकी इन्वेस्टर्स ने अनुपम को फंडिंग का पैसा भेजने से मना कर दिया। अनुपम इस बात को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए, क्योंकि इंडिया में मंदी का असर साल 2009 की शुरुआत में देखने को मिला। उससे पहले इंडिया की मार्केट में मंदी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। जनवरी 2009 में अनुपम को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि शादी.com के सेकेंड राउंड इन्वेस्टमेंट का पैसा अब उन्हें कभी नहीं मिलने वाला है। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब उन्हें कंपनी को आगे चलाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये बात साफ थी कि कंपनी को पहले की तरह नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि दुनिया भर की मार्केट्स में मंदी चल रही थी। इसके साथ ही उन्हें कंपनी के खर्चों को भी कम करने की जरूरत थी। इसी को देखते हुए अनुपम ने मजबूरी में अपनी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और साथ ही साथ उन्हें कुछ लोगों को नौकरी से भी निकालना पड़ा। लोगों को काम से निकालना अनुपम के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि अपनी कंपनी में काम करने वालों के साथ उन्हें खास लगाव था, लेकिन कंपनी
अब अपनी फंडिंग और मार्केट की मंदी की वजह से कर्जे में आ चुकी थी। अनुपम के पास अब अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। इसीलिए अनुपम ने मुश्किल फैसला उठाते हुए लोगों को नौकरी से तो निकाल दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी तय किया कि जिन भी लोगों को उन्हें नौकरी से निकालना पड़ रहा है, उनके लिए कहीं और नौकरी का इंतजाम किया जाए। इस तरह भले ही अनुपम को अपनी कंपनी में काम करने वालों को नौकरी से निकालना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनके दिलों में अपने लिए इज्जत और प्यार बरकरार रखा। ये पहला मौका नहीं था जब अनुपम ने अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए ऐसी कोशिशें की हों। इससे पहले 2005 में जब मुंबई में भयंकर बारिश की वजह से जानलेवा बाढ़ आई थी और मुंबई में चारों तरफ पानी ही पानी था, उस वक्त भी अनुपम ने मुश्किल में फंसे अपनी कंपनी के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई और पूरे मुंबई शहर में घूम घूम कर जहां भी उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज फंसे हुए थे, उन्हें बचाकर सुरक्षित ऑफिस में रहने के लिए जगह दी थी। इस बार मंदी की वजह से अनुपम को अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों को नौकरी से निकालना पड़ गया, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए उन्होंने काम से निकाले गए लोगों के लिए नई नौकरी ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी भी उठाई। साल 2008 की मंदी अनुपम और उनकी कंपनी के लिए सबसे बुरा वक्त बनकर सामने आई। उस वक्त तक पूरी दुनिया की मार्केट इस मंदी की चपेट में आ चुकी थी। ये मंदी दुनिया भर में अब तक की सबसे भयंकर मंदी के तौर पर जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस साल 1930 की मंदी के बाद दुनिया में सबसे भयंकर मंदी 2008 में देखी गई थी। साल 2008 की इस मंदी ने शादी.com के बिजनेस की कमर तो तोड़ ही दी थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चोट अनुपम के दिलो दिमाग पर लगी और उनकी रातों की नींदें उड़ गईं। कंपनी का भारी नुकसान और लगातार बढ़ते कर्जे ने अनुपम के दिमाग को पूरी तरह से हिला डाला था। अनुपम के आसपास के हालात पूरी तरह से बिगड़ते चले जा रहे थे और उन्हें इन हालात से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन सब के बीच अनुपम को शराब की लत लग गई, जिसकी वजह से वो नशे में रहने लगे। अनुपम, जो कि हमेशा से खेल कूद और जिम के जरिए अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते थे, उनका वजन अब बढ़ने लगा। इसी बीच एक ऐसा समय आया जब अनुपम को न अपने शरीर का ख्याल था और न ही अपने दिमाग का। एक तरफ उधार वापस मांगने वाले लोग अनुपम से तरह तरह से अपने पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपम का बिजनेस भी खराब चल रहा था। उधारी मांगने के लिए कोई उन्हें धमकी दे रहा था, तो कोई उन्हें तरह तरह की बातें कहकर शर्मिंदा कर रहा था, जो अनुपम को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ दे रही थी। अनुपम को अपने उन हालात में बिजनेस में टाइम की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। मंदी से पहले तक लोग उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, और आज वही लोग अपनी उधारी मांगने के लिए उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। उस दौरान अनुपम के पास एक ऑप्शन यह भी था कि वो अपने पिता से पैसे लेकर अपनी उधारी चुका दें, लेकिन जैसा कि अनुपम का बचपन से ही कैरेक्टर रहा है, उन्होंने इस बात की जिद कर ली थी कि वो ये उधारी अपने खुद के पैसों से ही चुकाएंगे। उधर अनुपम के हालात को देखकर उनके माँ बाप और बाकी के परिवार वालों को बेहद चिंता होने लगी। अनुपम ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो वापस अपने बिजनेस पर ध्यान दें और उसे आगे बढ़ाएं, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि जैसे उनके दिलो दिमाग पर उनका खुद का काबू ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उनके दिल और दिमाग में अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी। अपने कुछ करीबी दोस्तों के कहने पर अनुपम को इस बात का एहसास हुआ कि शायद उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इसके बाद अनुपम ने काउंसलिंग लेने का फैसला किया। अनुपम ने अपने काउंसलर को बताया कि किस तरीके से उन्हें रात को नींद नहीं आती और वो शराब के नशे में डूबते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों के काउंसलिंग सेशन के बाद अनुपम को पता चला कि वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के दिमाग में हर समय एंजाइटी से भरे ख्याल ही रहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कई सालों तक चलती है या कभी कभी तो पूरी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी में इंसान हद से ज्यादा पैनिक करने लगता है और उसके अंदर अपने कामों में कॉन्सेंट्रेट करने की काबिलियत लगभग खत्म हो जाती है। इस बीमारी की वजह से अनुपम अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन उन्होंने अपने हालात को समझा और सही वक्त पर काउंसलिंग लेने का फैसला किया, जो उनके लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद भी साबित हुआ। कई लोग अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं या उसके बारे में बात करने से बचते हैं, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती चली जाती है। लेकिन अनुपम ने अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देकर खुद को बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया था। अनुपम बताते हैं कि साल 2008 के बाद उनकी जिंदगी का शेड्यूल पूरे तरीके से बिगड़ गया था। उनकी जिंदगी में कई सालों बाद ऐसा हुआ था जब उन्होंने एक्सरसाइज करना छोड़ दी थी और उनका वजन लगभग 15 किलो बढ़ चुका था। लेकिन ऐसे में अनुपम के दोस्त और उनके परिवार वालों ने उनका पूरा साथ निभाया और उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहे। मेडिकल काउंसलिंग, दोस्तों और परिवार वालों के सपोर्ट के साथ अनुपम ने दोबारा से अपने बिजनेस पर मेहनत करना शुरू कर दी और अपनी कंपनी को दोबारा से खड़ा करने में जुट गए। धीरे धीरे अनुपम की मेहनत रंग लाने लगी और उनकी शादी.com की कमाई बढ़ने लगी। जल्दी ही शादी.com अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी और अनुपम के पास इतने पैसे आने लगे कि वो कंपनी का उधार चुका सके। अनुपम ने उधारी का एक एक पैसा लौटाने की जो कसम खाई थी उसे पूरा किया। इतना ही नहीं, अनुपम ने उधारी के सारे पैसे अपनी पर्सनल कमाई से लौटाए, ना कि कंपनी के अकाउंट से। इस तरह एक बार फिर से नाकामयाबी की गहराई में डूबने के बाद अनुपम दोबारा कामयाबी का आसमान छूने के लिए छलांग लगा चुके थे। लेकिन इस बार नाकामयाबी के बीच से अनुपम जब वापस लौटे तो उनके साथ एक ऐसी बीमारी थी जो आने वाले कई सालों तक अनुपम का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो थी उनकी एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी। आज भी अनुपम अपनी एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इस बीमारी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और अपने सफर को लगातार आगे बढ़ाते रहे और नई कामयाबियां हासिल करते गए। अनुपम ने जब अपनी कंपनी शादी.com को मंदी के दौर से निकाला और उसे दोबारा एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में बदला, तो उनका नाम इंडिया की बिजनेस फील्ड में सबसे चमकते बिजनेसमैन के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन अनुपम केवल यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। वो अपने आप को केवल एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं रखने वाले थे। वो तो अपने बिजनेस को फैलाना चाह रहे थे। शादी.com के अलावा अनुपम ने किन किन बिजनेस फील्ड्स में हाथ आजमाया और कितनी फील्ड्स में कामयाब हुए, इसके बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि अनुपम और शादी.com को 2008 की मंदी ने बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। उसी दौरान अनुपम को पता चला कि वो एक ऐसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं जिसके लिए उन्हें लगातार काउंसलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ उन पर कर्ज भी बढ़ने लग गया था। लेकिन अनुपम ने शादी.com के साथ जबरदस्त वापसी की और जल्दी ही शादी.com ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस देने लगी। शादी.com के मुकाबले अनुपम को पर्सनल लेवल पर 2008 में मंदी से उभरने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि साल 2008 से पहले अनुपम इंटरटेनमेंट की फील्ड में भी उतरने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हमने शुरुआती एपिसोड में जाना था कि अनुपम की जिंदगी की पहली कमाई एक एड में एक्टिंग के जरिए हासिल हुई थी। इसी वजह से अनुपम का इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट की फील्ड की तरफ शुरुआत से ही रहा था। केवल यही नहीं, अनुपम जब अमेरिका में एनआरआई के तौर पर रह रहे थे तो उसी दौरान अमेरिका में भी उनके पास एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर आया था। अनुपम को उस फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर उनके दोस्त राज और डीके ने दिया था, जो कि आज के समय में इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में से एक गिने जाते हैं। राज और डीके की इस फिल्म का नाम था फ्लेवर्स। फिल्म की कहानी इंडिया से अमेरिका रहने आए लोगों के ऊपर बनाई गई थी। अनुपम को राज और डीके की फिल्म फ्लेवर्स में मेन कैरेक्टर राधा कृष्ण का रोल करने का ऑफर दिया गया था। अनुपम नॉर्थ अमेरिका में पूरी मस्ती के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी उस फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके पीछे की पहली वजह यह थी कि ये फिल्म उनके दोस्त बना रहे थे और दूसरी वजह यह थी कि एड एजेंसी में काम करने के बाद से उन्हें पर्दे पर आना पसंद भी आने लगा था। फ्लेवर्स फिल्म साल 2003 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और जल्दी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी आने वाली थी।
जब साल 2006 में शादी डॉट कॉम के साथ अनुपम का बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो अनुपम अपने प्रॉफिट से नई नई फील्ड्स में बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अनुपम मुंबई से ही अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे और मुंबई इंडिया की एंटरटेनमेंट बिजनेस का सबसे बड़ा हब बन चुका था। इसीलिए मुंबई में शायद ही ऐसा कोई हो जो मौका मिलने पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ काम ना करना चाहता हो। इतना ही नहीं, अनुपम मित्तल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे दोस्त भी थे जो उन्हें लगातार एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। इन्हीं सब के चलते अनुपम ने पीपल्स ग्रुप के अंडर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया। अनुपम ने तय किया कि अब वो अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के जरिए बॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज बनाएंगे। अनुपम ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए जो सबसे पहली फिल्म बनाई, उसके डायरेक्टर उनके दोस्त राज और डीके ही थे, जिनके साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म फ्लेवर्स में काम किया था। इस फिल्म का नाम 99 था और फिल्म में कुणाल खेमू, बोमन ईरानी, सोहाली खान, विनोद खन्ना जैसे एक्टर्स ने काम किया था। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 99 का बजट 10 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई। आज आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। इसी तरह शादी डॉट कॉम को प्रमोट करने के लिए अनुपम ने एक टीवी शो को प्रोड्यूस करने में भी मदद की। इस शो का नाम स्टार विवाह था और यह स्टार प्लस चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। लेकिन एंटरटेनमेंट की फील्ड में अनुपम का बिजनेस बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और उन्हें इस फील्ड में बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। साल 2008 में जब शादी डॉट कॉम को फंडिंग मिलने वाली थी, तो उस वक्त अनुपम को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए भी फंडिंग मिल रही थी। लेकिन एंटरटेनमेंट कंपनी की फंडिंग का भी वही हाल हुआ जो शादी डॉट कॉम की फंडिंग का हुआ था, यानी मंदी की वजह से फंडिंग कभी आई ही नहीं। लेकिन अनुपम के लिए शादी डॉट कॉम की फंडिंग ना आने से ज़्यादा बड़ा झटका एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए फंडिंग ना आना था, क्योंकि अनुपम ने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में ज़्यादातर पैसा खुद की जेब से लगाया था। इस तरह फंडिंग ना मिल पाने की वजह से वो सारे पैसे भी डूब गए। अनुपम के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा भी एंटरटेनमेंट कंपनी की वजह से था। इस कर्ज को चुकाने में अनुपम को लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। इस तरीके से अनुपम मित्तल के लिए एंटरटेनमेंट बिजनेस की फील्ड में जाना एक घाटे का सौदा साबित हुआ। फिल्म इंडस्ट्री भले ही अनुपम के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित ना हुई हो, लेकिन अनुपम नई नई चीज़ों को आजमाने से पीछे नहीं हटने वाले थे। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि अनुपम ने मौज डॉट कॉम और मकान डॉट कॉम की शुरुआत भी की थी। इन दोनों कंपनियों के जरिए भी अनुपम अलग अलग बिजनेस फील्ड्स को टारगेट करना चाह रहे थे। जहां एक तरफ मौज डॉट कॉम एक ऐसी इंटरनेट कंपनी थी जो गेमिंग से जुड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मकान डॉट कॉम रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक इंटरनेट कंपनी थी। जिस तरीके से शादी करने के ट्रेडिशनल तरीकों को बदलते हुए अनुपम ने उसे एक ऑनलाइन बिजनेस में बदल दिया था, उसी तरीके से रियल एस्टेट के भी ट्रेडिशनल तरीकों को बदलने के लिए अनुपम ने मकान डॉट कॉम लॉन्च किया था। मकान डॉट कॉम को साल 2007 में अनुपम मित्तल ने को फाउंडर आदित्य वर्मा के साथ मिलकर लॉन्च किया था। मकान डॉट कॉम एक ज़माने में अपने तरह की इकलौती इंटरनेट कंपनी थी जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी। मकान डॉट कॉम के जरिए कस्टमर न केवल अपने लिए घर और प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, बल्कि रहने के लिए घर रेंट पर भी ले सकते थे। अनुपम ने मकान डॉट कॉम से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और आखिरकार साल 2015 में उसे REA ग्रुप को बेच दिया। आज मकान डॉट कॉम के CEO ध्रुव अग्रवाल हैं। दूसरी तरफ मौज डॉट कॉम इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई एक इंटरनेट कंपनी थी। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई इंडिया में, तब मौज डॉट कॉम मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी। मौज डॉट कॉम के जरिए लोग मोबाइल गेम्स और ऐप्स डाउनलोड कर सकते थे। केवल इतना ही नहीं, अनुपम ने मौज डॉट कॉम नाम से एक म्यूजिक वेबसाइट भी लॉन्च की जिस पर लोग गाने डाउनलोड कर सकते थे। इस म्यूजिक वेबसाइट ने भी अच्छा बिजनेस किया और लाखों लोगों ने इस वेबसाइट की मदद से गाने डाउनलोड किए। लेकिन ऐसा माना जाता था कि मौज डॉट कॉम अपने वक्त से बहुत पुरानी वेबसाइट थी। शायद यही वजह रही थी कि वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी लोगों की उम्मीदों के मुताबिक
नतीजे नहीं दे पाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुपम रियल एस्टेट, गेमिंग और एंटरटेनमेंट जैसी अलग अलग बिजनेस फील्ड्स में हाथ आजमा चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी फील्ड में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई थी। शादी डॉट कॉम अभी भी उनका सबसे कामयाब बिजनेस था और इसी के साथ उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। साल 2007 में जब अनुपम अलग अलग बिजनेस फील्ड्स में अपने कदम रख रहे थे, तभी उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने जा रहे कुछ लड़कों की कंपनी में लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। अनुपम ने ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था क्योंकि वो कंपनी के फाउंडर को अच्छी तरह से जानते थे और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते थे। अनुपम नहीं जानते थे कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए एंजल इन्वेस्टिंग के एक ऐसे सफर की शुरुआत करने वाला था जिसमें वो एक वक्त पर इंडिया के सबसे मशहूर और कामयाब एंजल इन्वेस्टर्स में से एक बनने वाले हैं। अनुपम का एंजल इन्वेस्टमेंट करियर किस तरीके से आगे बढ़ा और कौन कौन सी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, शार्क टैंक्स अनुपम मित्तल के इस एपिसोड में अब हम बात करने वाले हैं एंजल इन्वेस्टर के तौर पर अनुपम मित्तल के करियर के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अनुपम मित्तल के एंजल इन्वेस्टिंग करियर के बारे में जानें, तो उससे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन को इकोनॉमिक मदद देते हैं। इसके बदले में उन्हें उस कंपनी में पार्टनरशिप मिल जाती है। एंजल इन्वेस्टर्स को प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर या एंजल फंडर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंजल इन्वेस्टर कंपनियों के शुरुआती समय में उन्हें पैसे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एंजल इन्वेस्टर्स का काम काफ़ी रिस्क से भरा होता है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एंजल इन्वेस्टिंग आमतौर पर वही लोग करते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और उनके पास रिस्क लेने का मौका होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि अनुपम ने अपने एंजल इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में कर दी थी, लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि साल 2007 में अनुपम को एंजल इन्वेस्टिंग जैसे किसी भी टर्म की जानकारी तक नहीं थी। अनुपम ने अपना पहला एंजल इन्वेस्टमेंट एक डिजिटल एजेंसी में किया। उस कंपनी के फाउंडर्स को अनुपम पहले से जानते थे क्योंकि वो पहले अनुपम की कंपनी के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे। एक दिन किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो लोग अनुपम के साथ एक मीटिंग कर रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने अनुपम को बताया कि किस तरीके से वो अपनी कंपनी से परेशान हो चुके हैं। अनुपम ने उनसे कहा कि वो अच्छा खासा काम करना जानते हैं और अगर वो चाहें तो अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह दूसरी कंपनी में काम कर रहे 4 टैलेंटेड लड़कों को अनुपम ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का आइडिया दिया। अनुपम देख रहे थे कि देश भर में डिजिटल एडवर्टीजमेंट की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए कोई भी कंपनी मौजूद नहीं थी। इसी को देखते हुए अनुपम ने उन लड़कों को अपनी खुद की एक डिजिटल एड एजेंसी शुरू करने की सलाह दी। अनुपम को उन लड़कों के टैलेंट पर पूरा भरोसा था और वो जानते थे कि अगर ये चारों मिलकर कंपनी की शुरुआत करते हैं तो एक कामयाब डिजिटल एजेंसी खड़ी कर सकते हैं। अनुपम की सलाह सुनकर लड़कों ने भी कहा कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास फंड मौजूद नहीं है। इस पर अनुपम उन लड़कों को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए फंड देने पर भी राजी हो गए। अनुपम ने उन लड़कों को अपनी डिजिटल एड एजेंसी शुरू करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का फंड दिया, जो कि उस समय में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। इस इन्वेस्टमेंट के बदले में अनुपम उस एजेंसी के सबसे बड़े इन्वेस्टर और शेयर होल्डर बन गए। अक्सर किसी भी कंपनी की शुरुआत में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है, लेकिन अनुपम को भरोसा था कि चारों लड़के मिलकर एक बेहतरीन कंपनी बनाने वाले हैं। अनुपम का ये भरोसा बिल्कुल सही साबित हुआ और कुछ ही सालों में अनुपम इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल एड एजेंसी इंटरैक्टिव एवेन्यूज के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। इस तरह अनुपम के लिए उनका पहला एंजल इन्वेस्टमेंट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट साबित हुआ।
वो बात अलग है कि अनुपम ने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो एंजल इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ कर रहे हैं। साल 2013 तक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद अनुपम ने इंटरैक्टिव एवेन्यूज को ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनी आईपीजी को बेच दिया। आईपीजी के साथ हुई डील से इंटरैक्टिव एवेन्यूज को लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए हासिल हुए। उस दौरान ये देश की सबसे बड़ी बिजनेस डील्स में से एक थी। साल 2007 में किया अनुपम का पहला एंजल इन्वेस्टमेंट कामयाब तो हुआ, लेकिन इससे पहले कि अनुपम अपने इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा बढ़ा पाते, उनके सामने साल 2008 की मंदी आ गई। पिछले एपिसोड्स में हम ये तो जान ही चुके हैं कि किस तरीके से उस साल ने अनुपम की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगियों को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। यही वजह थी कि अनुपम को दोबारा से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लगभग 2-3 साल का इंतजार करना पड़ा। साल 2011 में अनुपम अपने बुरे दौर को पूरे तरीके से पीछे छोड़ चुके थे। उनकी कंपनी शादी.com अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी और पर्सनल लेवल पर भी उन्होंने अपने सारे उधार चुका दिए थे। इस तरह अनुपम दोबारा से अपना बिजनेस बढ़ाने में जुट गए थे। अब यही साल 2011 अनुपम के एंजल इन्वेस्टिंग करियर की दूसरी पारी का गवाह बना। साल 2011 में अनुपम एंजल इन्वेस्टिंग और वेंचर कैपिटल को अच्छी तरीके से समझ चुके थे और इस फील्ड में अपना हाथ आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। किस तरीके से अनुपम ने अपने एंजल इन्वेस्टिंग करियर की दूसरी पारी शुरू की, उन्होंने कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और किस तरह वो इंडिया के सबसे जाने माने और मशहूर एंजल इन्वेस्टर्स में से एक बन गए, ये सब जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अनुपम को अपने पहले एंजल इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव नतीजा देखने को मिला। साल 2011 में अनुपम 2008 की मंदी के असर से पूरी तरीके से उभर चुके थे और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे। इस दौरान उन्होंने 2007 में जिस डिजिटल एजेंसी में इन्वेस्टमेंट किया था वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उस कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए अनुपम को इस बात का एहसास हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर अच्छे आइडिया को लेकर एक नई कंपनी को खुद ही शुरू किया जाए, और अगर वो खुद ऐसा करना चाहेंगे तब भी ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। उसी दौरान अनुपम ने यह तय कर लिया कि अब वो अच्छे अच्छे आइडिया के साथ शुरू हो रही कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। डिजिटल एड एजेंसी की कामयाबी से अनुपम को दो चीजें देखने को मिली। सबसे पहली तो ये कि उन्होंने जो पैसा एक अच्छे आइडिया में इन्वेस्ट किया था वो अब कई गुना बढ़ चुका था, और दूसरी ये कि आई इंडिया में एक अच्छी एड एजेंसी की जो कमी थी वो भी अब पूरी हो चुकी थी। इसी को देखते हुए साल 2011 में अनुपम ने एंजल इन्वेस्टिंग की अपनी दूसरी पारी को शुरू कर दिया। साल 2011 में अनुपम ने अपनी एंजल इन्वेस्टिंग की दूसरी पारी शुरू की और इस बार भी ओला कैब सर्विस के साथ उनका इन्वेस्टमेंट बहुत धमाकेदार साबित हुआ। ये साल 2011 की ही बात है जब किसी ने अनुपम को ये बताया कि एक लड़का अपनी खुद की ऑनलाइन कैब सर्विस कंपनी शुरू करना चाहता है। अनुपम को पता चला कि इस ऑनलाइन कैब सर्विस की मदद से लोग अपने फोन के जरिए टैक्सी या फिर कैब ऑर्डर कर सकेंगे। जब अनुपम ने पहली बार इस आइडिया को सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि ये एक बकवास आइडिया है जो कामयाब नहीं होने वाला। दरअसल अनुपम ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनकी परवरिश मुंबई में हुई थी और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर आपको जगह जगह पर टैक्सी और ऑटोज देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अनुपम न्यूयॉर्क में भी अपना काफी वक्त बिता चुके थे और न्यूयॉर्क में भी आमतौर पर हर जगह टैक्सी और कैब सर्विस आसानी से मिल जाती थी। उन्हें लगा कि जब हर जगह टैक्सी और कैब की सर्विस मौजूद है तो कोई अपने फोन का इस्तेमाल करके टैक्सी या कैब क्यों ऑर्डर करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी थी कि उस वक्त दुनिया में कहीं भी इस तरह की मोबाइल पर टैक्सी ऑर्डर करने की सर्विस नहीं चलती थी। यहाँ तक कि आज के ज़माने की मशहूर इंटरनेशनल ऑनलाइन टैक्सी ब्रांड उबर का भी एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता था। यही वजह थी कि जब अनुपम ने पहली बार ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ओला के बारे में सुना तो उन्हें इस आइडिया में दम नजर नहीं आया और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था।
ओला टैक्सी सर्विस के बारे में जानने के कुछ ही दिनों बाद अनुपम को किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मीटिंग खत्म करने के बाद अनुपम जब वापस अपने होटल जाने वाले थे तो उन्हें टैक्सी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। इसकी वजह यह थी कि मुंबई की तरह दिल्ली में हर जगह पर टैक्सी सर्विस मौजूद नहीं थी, और अगर आपको अपने लिए किसी खास जगह पर टैक्सी चाहिए थी तो उसके लिए टैक्सी सेंटर पर फोन करना पड़ता था। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट पर टैक्सी सेंटर से एक टैक्सी भेजी जाती थी, जिसे आने में लगभग आधे घंटे का वक्त लग जाता था। दिल्ली में अपनी टैक्सी आने में इतना वक्त लगते देख अनुपम को इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया का हर शहर मुंबई की तरह नहीं था। ज्यादातर शहरों में टैक्सी सर्विस के हालात काफी खराब थे। जब अनुपम दिल्ली से वापस मुंबई आए तो उन्हें ओला ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के आइडिया के बारे में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि शायद इस आइडिया में वाकई जान है और ये कामयाब हो सकता है। मुंबई लौटने के बाद अनुपम ने ओला की कैब सर्विस ट्राई करने का फैसला किया, लेकिन अनुपम ने जब भी कैब सर्विस ट्राई करने के लिए सर्विस सेंटर पर कॉल किया तो उनका कॉल एक ही लड़का उठाता था। अनुपम को उस लड़के की आवाज याद हो गई थी और जल्दी उन्हें यह पता चला कि उनका फोन उठाने वाला लड़का खुद कंपनी का फाउंडर भावेश अग्रवाल था। अनुपम को भावेश का ये जज्बा और जुनून बेहद पसंद आया, क्योंकि अनुपम भी एक वक्त पर भावेश की तरह ही अपने बिजनेस के लिए इतने ही जुनूनी थे, जो सारे काम खुद किया करते थे। इसी को देखते हुए अनुपम ने फैसला किया कि वो भावेश के स्टार्टअप ओला में इन्वेस्ट करेंगे। अनुपम का इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्ट्रेटेजी से ज्यादा उसके फाउंडर भावेश अग्रवाल पर था। अनुपम ने भावेश अग्रवाल को ओला के लिए पहला चेक 15 लाख रुपए का दिया था। आज के समय में तो आप जानते ही हैं कि ओला देश की सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनियों में से एक है और कंपनी का कुल रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। उस लिहाज से देखा जाए तो अनुपम के 15 लाख रुपए इस वक्त कई करोड़ रुपयों में बदल चुके हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अनुपम ने जिस वक्त ओला और भावेश अग्रवाल में इन्वेस्ट किया था, उस वक्त कोई भी उन पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। साल 2011 में अनुपम ने जब ओला में इन्वेस्ट किया तो उस वक्त एंजल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत नया था, लेकिन इसके बावजूद अनुपम ने एक बड़ा रिस्क उठाया और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अनुपम ने यह रिस्क कंपनी की बजाय उसके फाउंडर के दम पर लिया था। देखते ही देखते आने वाले वक्त में ओला तो कामयाब हुई ही, साथ ही कंपनी के मालिक भावेश अग्रवाल इंडिया के सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स में से एक बनकर सामने आए। अनुपम की एंजल इन्वेस्टिंग के सफर में ओला भले ही सबसे तेज चमकता सितारा नजर आता हो, लेकिन अनुपम ने ओला के अलावा भी कई ऐसी कंपनियों में एंजल इन्वेस्टिंग की है जो आगे चलकर बहुत बड़े ब्रांड में बदल गईं। वैसे अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुपम ने 220 से ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। इनमें से कुछ कंपनियां आज के समय में जाना पहचाना ब्रांड बन चुकी हैं। ओला के अलावा अनुपम ने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनमें बिग बास्केट, मोबिक्विक, रैपिडो, फॉर आई जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मशहूर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट में अनुपम को साल 2020 में पार्टनरशिप हासिल हुई थी। बिग बास्केट में अनुपम को पार्टनरशिप मिलने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल साल 2015 में अनुपम ने दो यंग फाउंडर्स की कंपनी डेली निंजा में इन्वेस्ट किया था। उस वक्त ये कंपनी ऑनलाइन मिल्क डिलीवरी का बिजनेस करती थी। साल 2020 में अनुपम और डेली निंजा के बाकी इन्वेस्टर्स ने कंपनी को बिग बास्केट को बेच दिया और इसके बदले में बिग बास्केट के शेयर होल्डर बन गए। अनुपम जब एक एंजल इन्वेस्टर के तौर पर ये सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो उस वक्त इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत कम फैला था, लेकिन कुछ सालों के बाद इंडिया में स्टार्टअप्स की बाहर आने वाली थी। इसी स्टार्टअप कल्चर में अनुपम अपने लिए एक अलग जगह बनाने वाले थे। सिर्फ यही नहीं, आने वाले सालों में अनुपम को टीवी पर दोबारा आने का मौका भी मिलने वाला था। ये सब कैसे होगा, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। दोस्तों, शार्क टैंक की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी और जल्दी ही ये इंडिया के सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक बन गया। शार्क टैंक इंडिया का कॉन्सेप्ट अमेरिका में चलने वाले शार्क टैंक से लिया गया था, जहां पर कंपनियों के फाउंडर आकर अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और शो में जज के तौर पर मौजूद इन्वेस्टर्स, जिन्हें शार्क कहा जाता है,
उन कंपनियों को फंडिंग देते हैं। 20 दिसंबर 2021 को सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया का पहला एपिसोड शुरू होने के साथ ही ये शो इंडिया में सनसनी बन गया। लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने और समझने की दिलचस्पी बढ़ने लगी। शो की पॉपुलैरिटी के साथ साथ शार्क के तौर पर मौजूद अनुपम की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ने लगी। अनुपम ने शार्क टैंक के सीजन 1 में 24 अलग अलग कंपनियों में 5.64 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अनुपम ने स्कीपी आइस पॉप्स नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके फाउंडर रवि काबरा और अनुजा काबरा हैं। ये कंपनी साल 2020 में शुरू हुई थी और ये आइस पॉप्सिकल्स बनाती है। अनुपम ने बाकी के सभी शार्क्स के साथ मिलकर कंपनी में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में सारे शार्क्स को 15% इक्विटी हासिल हुई। कोसल क्यू अगली कंपनी थी जिसमें अनुपम ने शार्क टैंक सीजन 1 के दौरान इन्वेस्टमेंट किया। इस कंपनी को अंगद तलवार और कनिका तलवार ने बनाया था और ये कंपनी स्किन केयर से जुड़ी हुई है। कॉसल क्यू की खासियत ये है कि ये अपने प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से बनाते हैं। अनुपम ने शार्क विनीता के साथ मिलकर कंपनी की 25% हिस्सेदारी 50 लाख रुपए के बदले में हासिल कर ली। इसके बाद अनुपम ने रीवैम्प मोटो में इन्वेस्ट किया जिसे जयेश, प्रीतेश और पुष्पराज ने शुरू किया था। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती है जो साल 2020 में शुरू हुई थी। अनुपम ने शार्क अमन के साथ मिलकर इस कंपनी में 1 करोड़ रुपए के बदले 1% की पार्टनरशिप हासिल की है। शार्क टैंक सीजन 1 में अनुपम का अगला इन्वेस्टमेंट हार्ट अप माई स्लीव्स में था। ये कंपनी रिया खट्टर ने शुरू की है और कंपनी फैशनेबल एक्सेसरीज बनाती है। अनुपम ने शार्क विनीता के साथ मिलकर इस कंपनी में 30% की पार्टनरशिप के बदले 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इसके बाद अनुपम ने विवा लाइफ नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसके फाउंडर विमल और ध्रुव वशिष्ठ हैं। विवा लाइफ एक ऐसा ग्लूकोमीटर बनाने वाली कंपनी है जो बिना दर्द और सुई के ग्लूकोज लेवल चेक कर सकता है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2021 में हुई है और अनुपम ने शार्क पीयूष के साथ मिलकर कंपनी में 33.33% की पार्टनरशिप के बदले 56 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अनुपम का अगला इन्वेस्टमेंट मीटियोर नाम की कंपनी में देखने को मिला जिसके फाउंडर साईं शरण गांधी और अरुण गांधी हैं। ये कंपनी बिना बदबू वाले ब्राउन चिकन एग्स मार्केट में लेकर आई है। अनुपम ने इस कंपनी में शार्क अमन और पीयूष के साथ मिलकर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20% की पार्टनरशिप हासिल की है। शार्क टैंक में जब अमन, दिलीप, संस्कृति और सैफ नाम के 4 कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने ब्रेल लिटरेरी डिवाइस को पेश किया जिसकी मदद से ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ लिख सकते थे, तो अनुपम ने शार्क नमिता और पीयूष के साथ मिलकर उनकी कंपनी में 1,05,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट के बदले में अनुपम, नमिता और पीयूष को कंपनी में 3% की हिस्सेदारी हासिल हुई। इसी तरीके से अनुपम ने ARR कोट कंपनी में भी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15% की पार्टनरशिप खरीदी। लेकिन अनुपम ने इस डील को फाइनली इसी शर्त पर किया कि कंपनी के फाउंडर और CEO सारांश आनंद और क्रांति आनंद मोहम्मद इकबाल को कंपनी का को फाउंडर बनाएंगे। दरअसल मोहम्मद इकबाल ने ही मार्बल प्लास्टर पाउडर का फार्मूला दुबई में रहते हुए बनाया था जिसका इस्तेमाल करके कंपनी सरफेस टेक्सचर सर्विसेज और पेंटिंग सर्विसेज दे रही थी। शार्क टैंक में आने से पहले मोहम्मद इकबाल कंपनी में केवल एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन अनुपम ने इन्वेस्टमेंट से पहले ये शर्त रख दी कि कंपनी को फाउंडर और CEO मोहम्मद इकबाल को भी को फाउंडर बनाएंगे। इस तरह आखिर में कंपनी के फाउंडर और CEO मोहम्मद इकबाल को फाउंडर बनाने के लिए राजी हो गए। शार्क टैंक सीजन 1 के दौरान अनुपम ने लोका नाम की एक मेटावर्स ऐप में भी इन्वेस्ट किया क्योंकि उनका मानना है कि फ्यूचर में मेटावर्स एक बहुत बड़ी चीज बनने वाला है। लोका कंपनी के फाउंडर कृष्णन सुंदरराजन हैं और उनकी मेटावर्स ऐप पर मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने जमीन खरीदकर उसे बल्ले बल्ले लैंड का नाम दिया है। अनुपम ने शार्क अमन और पीयूष के साथ मिलकर इस मेटावर्स ऐप की 25% पार्टनरशिप 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले हासिल की है। अनुपम ने अगला इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में किया वो एक इको फ्रेंडली बर्तन बनाने वाली कंपनी है जो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है।
कंपनी का नाम कैरा ग्रीन है। इसके फाउंडर सुरभि और चेतना शाह हैं। अनुपम ने इस कंपनी में 20% की पार्टनरशिप के बदले 50 लाख का इन्वेस्टमेंट शार्क पीयूष के साथ मिलकर किया है। अनुपम शार्क टैंक सीजन 1 में एक बहुत अजीबोगरीब चीज का हिस्सा भी बने। शो में श्रीकांत, पवन कुमार और सुनील कुमार अपनी कंपनी कोकोफिट की 5% की पार्टनरशिप केवल 5 रुपए में अनुपम, नमिता और अमन को बेचकर चले गए। कोकोफिट कंपनी कोकोनट से बने हुए प्रोडक्ट बनाती है। जब कोकोफिट के फाउंडर ने स्टेज पर आकर 5 रुपए में अपनी कंपनी की 5% पार्टनरशिप देने की बात कही तो सभी शार्क्स हैरान रह गए। जब कोकोफिट के फाउंडर्स ने अपने पिछले साल का प्रॉफिट लगभग 2 करोड़ से ज्यादा बताया तो सभी शार्क्स हैरान रह गए कि ये लोग अपनी इतनी अच्छी कमाई करने वाली कंपनी की इक्विटी इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं। इस बात के जवाब में कंपनी के फाउंडर्स ने कहा कि वो चाहते हैं कि शार्क्स उनकी कंपनी के साथ एक्सपोर्टर्स और मेंटोर के तौर पर जुड़ जाएं ताकि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल सके। यही वजह थी कि कंपनी के फाउंडर्स केवल 5 रुपए में कंपनी की इक्विटी का 5% देने का ऑफर शार्क टैंक पर लेकर आए। इसके बाद अनुपम ने बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बैम्बू इंडिया, मूंगफली के तेल से हेल्दी स्नैक्स बनाने वाली कंपनी लेट्स ट्राई फूड्स और स्नीकर रिसेलिंग से जुड़ी कंपनी फाइंड योर किक्स में भी इन्वेस्ट किया। अनुपम ने सभी शार्क्स के साथ मिलकर सन फॉक्स टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट किया, जो कि पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस बनाती है। इसके साथ ही मालविका सक्सेना की कंपनी द क्विर्की नारी में भी अनुपम ने शार्क विनीता के साथ मिलकर 24% की पार्टनरशिप 35 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले में हासिल की। फिर बिना केमिकल के हेयर एक्सटेंशन बनाने वाली कंपनी हेयर ओरिजिनल्स में भी अनुपम ने शार्क, अशनीर और पीयूष के साथ मिलकर 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। द सास बार और पॉज इंडिया नाम की कंपनियों में भी अनुपम ने 50-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इन सब के अलावा अनुपम ने शार्क टैंक सीजन 1 के दौरान वॉट टेक्नोवेशंस, ट्विक लैब्स और जैन शिकंजी में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। शार्क टैंक का पहला सीजन खत्म होने के बाद अनुपम सबसे पॉपुलर और चहेते शार्क्स में से एक बन चुके थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के बाद अनुपम एक बिजनेसमैन सेलिब्रिटी बन गए थे। इस शो ने इंडिया में बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स के लिए जो नजरिया था उसे पूरी तरह से बदल दिया, जिसमें अनुपम मित्तल और बाकी के शार्क्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। इस शो के बाद लोग बिजनेसमैन की जिंदगी को जानने के लिए भी उसी तरह एक्साइटेड हैं जिस तरह वो किसी फिल्म स्टार की जिंदगी को लेकर होते हैं। हम जानते हैं कि आप भी शार्क अनुपम मित्तल की पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए बेकरार होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले और आखिरी एपिसोड की ओर और जानते हैं कि कैसी है अनुपम की लाइफस्टाइल। दोस्तों, साउथ मुंबई के एक बड़े कपड़ा कारोबारी के घर पैदा होने वाले अनुपम मित्तल बचपन से ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि अनुपम अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अनुपम ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वो बिजनेस तो करेंगे, लेकिन बिजनेस को इस तरीके से करेंगे जिसमें उनकी खुद की अलग पहचान बने। यही वजह थी कि बिजनेस के शौकीन होने के बावजूद अनुपम ने अपने पिता के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उस बिजनेस में अनुपम हमेशा अपने पिता के नाम से ही जाने जाते। इसीलिए अनुपम ने अपना खुद का बिजनेस बनाने और नाम कमाने की जिद पकड़ ली। उन्होंने मेहनत के साथ अपने इस मिशन को कामयाब तो बनाया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया। आज अनुपम मित्तल की कुल नेटवर्थ लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे अनुपम शायद कभी नहीं छू पाते अगर वो सेफ रास्ता चुनते और अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग जाते। अनुपम का मानना है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो इसके लिए आपके अंदर रिस्क लेने की काबिलियत भी बड़ी होनी चाहिए। अनुपम ने अपने लिए साउथ मुंबई के कफ परेड में अपने माता पिता से कुछ ही दूरी पर फ्लैट लिया था, जिसकी कीमत आज लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनका ये फ्लैट मुंबई के कफ परेड की मेहरनाज हाउसिंग सोसाइटी में है और यहाँ अनुपम अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। अनुपम की बेटी का नाम अलीशा है। अनुपम की शादी साल 2013 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम आंचल कुमार है।
आंचल कुमार बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो बिग बॉस के सीजन 4 में कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं। आंचल ने ब्लफ मास्टर और फैशन जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अनुपम मित्तल और आंचल कुमार की पहली मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी। उसके बाद से ही दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री जम गई। लगभग 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 4 जुलाई 2013 को शादी करने का फैसला किया। अनुपम ने शादी अपनी पत्नी आंचल कुमार के पसंदीदा शहर जयपुर में की। आंचल और अनुपम ने अपनी शादी की सभी रस्में जयपुर के फेयरमाउंट होटल में की थी। दोनों की शादी के जश्न की शुरुआत 2 जुलाई को एक विक्टोरियन थीम के डिनर के साथ हुई। उसके बाद 3 जुलाई को सुबह मेहंदी की रस्में पूरी हुईं और दोपहर में एक पूल पार्टी रखी गई। इसी दिन रात को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में संगीत की रस्म पूरी हुई। आखिरकार 4 जुलाई को अनुपम ने सेहरा बांधा और धूम धड़ाके के साथ आंचल कुमार से शादी कर ली। आंचल और अनुपम की शादी में बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के कई जाने माने सितारे नजर आए, जिनमें मनीष मल्होत्रा, मुग्धा गोडसे, मनोज तिवारी, जहीर खान और युवराज सिंह जैसे नाम शामिल थे। कुल मिलाकर अनुपम की शादी साल 2013 की सबसे मशहूर शादियों में से एक रही। अनुपम की पहचान आज देश के मशहूर एंजल इन्वेस्टर के तौर पर बन चुकी है। शार्क टैंक में आने के बाद से उनके ऊपर यह टैग और ज्यादा गहराई से लग चुका है। मगर इस सब के बीच शादी.com कहीं खोई खोई सी नजर आती है। लेकिन अनुपम ने शादी.com के फ्यूचर को लेकर भी साफ साफ कहा है कि उनकी कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है और आने वाले 12 महीनों के अंदर ये शेयर बाजार में उतरने के लिए भी तैयार हो जाएगी। यानी हो सकता है कि आने वाले साल में हमें शादी.com का IPO शेयर बाजार में नजर आ जाए। दोस्तों, अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अनुपम के बचपन से शुरुआत की थी और ये जाना था कि किस तरीके से एक शर्मीला बच्चा दुनिया के सामने खुलता है और अपनी मेहनत और लगन के साथ दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़ता है। अनुपम का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने जिंदगी में कई बार कामयाबी के आसमान छुए तो नाकामयाब होने का गम भी झेला। लेकिन इन सब के बीच अनुपम का खुद के ऊपर यकीन और कभी हार ना मानने का जज्बा कम नहीं हुआ। उन्होंने सभी बुरे हालात को हराकर अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। अनुपम की जिंदगी से हम सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन उतार चढ़ावों के बीच हम कई बार खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इस सब के बीच हमें अनुपम की जिंदगी ये सिखाती है कि अगर आप खुद पर यकीन रखेंगे और अपने काम को मेहनत से अंजाम देंगे तो आखिर में नतीजे आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे। अनुपम की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम सब नॉर्मल लोग हैं और हम सभी कभी कभी हालात की वजह से टूट सकते हैं, जहां पर हमें काउंसलिंग की मदद लेने से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। इसे किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे दिमाग में मेंटल हेल्थ को लेकर जो भी गलत ख्याल है, हमें उन्हें दूर करके इसे एक नॉर्मल टॉपिक की तरह आम बातचीत का हिस्सा बनाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद